हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6014। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 85 तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुल्हाकदार चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह फारसी प्रभाव से मुक्त पूर्णतः स्वदेशी कला थी, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है, इन चित्रकलाओं की शैली हल्की रंगत और न्यूनतम रंग विरोधाभास से चिन्हित होती है, तो सेकंड वाला गलत है। इन लघु चित्रों की शैली में चमकीले विपरीत रंगों, सशक्त और कोणीय रेखा चित्रण, पारदर्शी वस्त्र तथा शंखाकार टोपी मतलब कुल्हा इसका प्रयोग किया गया है, जिस पर पुरुष आकृतियों द्वारा पगड़ी पहनी गई है, ना कि ये हल्की रंगत की है, तो ये गलत हो जाता है। थर्ड है, ये मुगल काल की एक लोकप्रिय भित्ति चित्रकला थी, तो थर्ड भी गलत है। जो कुल्हाकदार चित्रकला है ये एक लघु चित्रकला शैली है, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ना कि मुगल काल में। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन है, केवल एक कथन सही है, फर्स्ट वाला। सेकंड एंड थर्ड है गलत है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं मौर्य काल है, इसके समकालीन है, तो फर्स्ट वाला है इसमें गलत हो जाता है। ये मौर्य काल के समकालीन नहीं बल्कि गुप्त काल के समकालीन है। सेकंड है, मूर्ति निर्माण की लुप्त मोम की प्रक्रिया है, ये भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो यूनानी शासकों द्वारा शुरू की गई थी, तो ये गलत है। भारतीय मूर्तिकार हैं, इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेड़ यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांस्य या कांसा कहते हैं। थर्ड है, वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं सुबाई थी और भिक्षुओं द्वारा इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाता था, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, केवल थर्ड वाला करेक्ट है, 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्लू फ्लैग टैग निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र तट, मरीन और पर्यटन नौकाएं जो सख्त पर्यावरण सुरक्षा और पहुंच मानदंड है उनको पूरा करती हैं। ऋषिकोंडा बीच को एक बार फिर से ब्लू फ्लैग टैग का दर्जा दिया गया है, जिसे पहले खराब रखरखाव के कारण वापस ले लिया गया था। विशाखापत्तनम में ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग बीच है और यह भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीच में से एक है। का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, मध्यकालीन भारत में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर शहर की तुलना वो रोम से की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था। उसने 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की राजधानी आया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में भारत में शुरू की गई बायोसारथी पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए उभरते बायोटेक उद्यमियों को संरचित सलाह प्रदान करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए बायोसारथी मेंटरशिप पहल इसकी शुरुआत की है। ये पहल क्या है? तो ये 6 महीने का कोहोर्ट प्रोग्राम है जो उभरते बायोटेक उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु संरचित मेंटर और स्टार्टअप से जुड़ाव को सक्षम बनाएगा। ये उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करेगा। इसमें विदेशी विशेषज्ञों, खासकर जो भारतीय प्रवासी हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय मेंटर है इसके रूप में सम्मिलित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, सिकंदर का आक्रमण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नंद वंश। मगध में शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया, जो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि जब सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया तो वह पूरब की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर सका। यह सब महापदम नंद के शासनकाल में हुआ। उसने दावा किया कि वह एकराट मतलब एकमात्र शासक था जिसने अन्य सभी शासक राजाओं का नाश कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 92, भारत में मध्ययुगीन सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसमें बलबन ने दासों के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रणाली शुरू की, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सॉरी, इसका आंसर सी नहीं बल्कि बी होगा। 2 वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला है गलत है। जो बलबन ने दासों के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, तो ये गलत है। ये बलबन ने नहीं की थी, बल्कि ये फिरोज तुगलक है, उन्होंने की थी। जो फिरोज तुगलक है, उन्होंने इकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया था, और जो गुलाम है मतलब जो दास है, इनके लिए एक अलग विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सिर्फ हमारा 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में दीवाने इंशान निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पत्राचार। दीवाने इंशा वह विभाग था जो राज्य की सभी पत्राचार, औपचारिक और गोपनीयता का कार्य देखता था, जिसमें शासक और अन्य राज्यों के शासकों के बीच होने वाला पत्राचार, साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों से होने वाला संवाद भी शामिल होता था। क्वेश्चन नंबर 94 है, ऋग्वेद में उल्लिखित दस्युओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, वे मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक थे, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, वे उन्हीं देवताओं की पूजा करते थे जिनकी पूजा आर्य करते थे, तो सेकंड वाला गलत है। दस्यु हैं, गैर आर्य देवताओं की पूजा करते थे, जबकि जो आर्य है वो देवों की पूजा करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है और सेकंड वाला गलत है। दस्यु लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख अक्सर ऋग्वेद में मिलता है। वे भारत के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करते थे। दस्यु हैं, वो मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक थे और वे स्थायी कृषि या पशुपालन में संलग्न नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप वे डेयरी उत्पादन उनके लिए मवेशी नहीं पालते थे। इसके बजाय वे अपने भोजन के लिए शिकार और संग्रह पर निर्भर थे। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित के बारे में विचार कीजिए। फर्स्ट है नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान, सेकंड पृथ्वी का अवलोकन, थर्ड दूरसंचार, फोर्थ है सैटेलाइट इमेजिंग। उपरोक्त श्रेणी में से कितने उपग्रहों को अनिवार्य रूप से भूस्थैतिक कक्षा में रखा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केवल एक। कौन सा वाला? जो दूरसंचार है, इसको सिर्फ रखा जाता है भूस्थैतिक कक्षा में, और नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान है, इसको रखा जाता है मध्यम भू कक्षा में। फिर सेकंड दे रखा है पृथ्वी का अवलोकन, तो इसको भी रखा जाता है, इसको निम्न भू कक्षा में रखा जाता है। एंड फोर्थ है सैटेलाइट इमेजिंग, इसको भी निम्न भू कक्षा में रखा जाता है। सिर्फ जो दूरसंचार है, इसको किस में रखा जाता है? भूस्थैतिक कक्षा में रखा जाता है। तो सिर्फ आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। कौन सा वाला? थर्ड वाला, दूरसंचार। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा अपभ्रंश पद इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत से आधुनिक भारतीय भाषाओं में विकसित होने वाली भाषाओं का एक संक्रमणकालीन रूप। अपभ्रंश मध्यकालीन भारत में प्राकृतिक भाषा का एक रूप था जो एक स्थानीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। यह शास्त्रीय संस्कृति के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई और मध्यकाल के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आमतौर पर बोली जाती थी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 97, कविराज मार्ग है, उनको कन्नड़ भाषा का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इससे संबंधित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम एक निपुण कवि और विद्वान था। उसे काव्य शास्त्र पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। उसने कविराज मार्ग की रचना की, जो कन्नड़ भाषा में उपलब्ध सबसे प्राचीन साहित्यिक कृति है। इसके अतिरिक्त उसने संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नामक एक धार्मिक ग्रंथ भी लिखा। अमोघवर्ष प्रथम राजपूत वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा था। क्वेश्चन नंबर 98, नागर शैली के मंदिर में प्रवेश करते समय स्थापत्य कला है, इसके निम्नलिखित घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है गर्भगृह, सेकंड है मंडप, थर्ड है अंतराल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2, 3, 1।
सेकंड पे मंडप जो है यह मंदिर का प्रवेश द्वार या सभा मंडप होता है जहाँ भक्त खड़े होकर पूजा करते हैं। तो ये फर्स्ट पे आ गया। फिर हमारा थर्ड पे क्या दे रखा है, अंतराल। तो ये गर्भगृह और मंडप के बीच संक्रा मार्ग या प्रकोष्ठ होता है जो इन दोनों हिस्सों को जोड़ता है। फिर लास्ट में है हमारा गर्भगृह। तो ये क्या है, तो गर्भगृह है, इसका शाब्दिक अर्थ है गर्भ का घर। यह एक गुफा जैसा एकांत कक्ष होता है जिसमें मुख्य देवता है उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। पहले के समय में यह एकल प्रवेश द्वार वाला छोटा कक्ष हुआ करता था, लेकिन बाद के समय में इसे एक बड़ा कक्ष बनाया जाने लगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2, 3, 1 है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड नाट्य रूप है और दूसरी साइड राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो फर्स्ट में दे रखा है भान पावर, ये कहाँ का बोला है, जम्मू और कश्मीर में, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है मार्च, पश्चिम बंगाल, तो ये गलत है। मार्च पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक नाट्य है। थर्ड दे रखा है भावना, गुजरात, तो ये भी गलत है। जो भावना है ये असम के अंक्य नाट की प्रस्तुति है। उपरोक्त कथनों में से युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, केवल एक सही सुमेलित है, फर्स्ट वाला। सेकंड एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस काल के दौरान तांबे और पत्थर की वस्तुएं प्रचलित थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, ताम्रपाषाण काल के लोग हैं वो कपड़े के निर्माण से अच्छी तरह परिचित थे, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, चित्रित धूसर मृदभांड सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली मिट्टी के बर्तन थे, तो ये थर्ड वाला गलत है। ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। काले और लाल रंग के जो मृदभांड है वो सबसे अधिक प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त काले पर लाल रंग के मृदभांड जोरबे में पाए गए और गेरू रंग के मृदभांड की शैली ओसीपी मोटे तौर पर कितनी 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के दौरान प्रचलित थी। ओसीपी संस्कृति के लोग हैं वो हड़प्पा वासियों के समकालीन थे और उनका क्षेत्र भी हड़प्पा वासियों से अधिक दूर नहीं था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग प्रारंभ हुआ। सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु है वह तांबा थी और कई संस्कृतियां पत्थर और तांबे के औजार के उपयोग पर आधारित थी। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः तांबे और जो पत्थर है इससे बने औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कभी कभी निम्न गुणवत्ता के कांसे का भी इस्तेमाल करते थे। तो फ्रेंड्स, ये वाला टेस्ट पेपर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे की नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।